हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप कुमार इस यूट्यूब चैनल कानून मित्र में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आईपीसी के चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशन की धारा 32 से लेकर 38 तक के बारे में जानेंगे। इन धाराओं में दो चीजों को बताई गई है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन धाराओं को दो भागों में बांट के हम लोग पढ़ सकते हैं। पहला 32 और 33 जो कि एक्ट और ओमिशन के बारे में बात करती है, और 34 से लेके 38 तक इसमें ज्वाइंट लायबिलिटी के बारे में बात करती है। ज्वाइंट लायबिलिटी मतलब कि कोई व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया गया है, तो उन व्यक्तियों में से सभी ने या किसी व्यक्ति ने सिर्फ उस कार्य में कुछ भाग में अपनी भागीदारिता निभाई है, तो भी वह उस अपराध के लिए इस तरह से लायबल माना जाएगा कि माने उसने पूरा अपराध खुद किया है। तो आइए अब हम 32 से लेके 38 तक को एक एक करके जानते हैं। आइए अब हम सेक्शन 32 से स्टार्ट करते हैं। 32 में दिया गया है कि एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन, अर्थात कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। इस धारा के अनुसार दंड संहिता में जहां भी कार्य का उल्लेख है उसमें अवैध लोप का भी समावेश होगा, जहां तक कि इस संहिता में अन्यथा आशायित ना हो और कार्य स्वेच्छा से किया गया हो, जैसे लिखना, बोलना, चलना, फिरना इत्यादि। अर्थात कार्य में शारीरिक तथा मानसिक हलचल होना चाहिए, परंतु चूंकि कार्य में ओमिशन भी है, अतः शारीरिक हलचल नहीं भी हो सकता है। आइए अब अगला सेक्शन 33 देखते हैं, जिसमें एक्ट और ओमिशन दिया गया है। इसमें यह बताया गया है कि एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट भी इंक्लूड है, इसी प्रकार ओमिशन में सीरीज ऑफ ओमिशन भी आता है। कहने का मतलब है कि कार्य या कार्य की श्रृंखला को हम कार्य ही मानेंगे, यानी कि एक कार्य, उसी प्रकार लोप या लोप की श्रृंखला को हम एक ही लोप मानेंगे। धारा 32 और 33 को एक साथ पढ़ा जाता है। इन दोनों धाराओं में को एक साथ पढ़ने पर हम पाते हैं कि एक्ट में ओमिशन भी शामिल है और इसमें स्वेच्छा से कोई कार्य किया गया हो, जिसमें लिखना, पढ़ना इत्यादि भी शामिल है। तो और ओमिशन से तात्पर्य साधारण किसी कार्य को ना करना, जिस कार्य को करने के लिए हम विधि द्वारा बाध्य थे, जिसे दंडनीय बनाया जा सकता है। अवैध चूक साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पक्ष पर होता है। आईपीसी की धारा 34 से 38 तक को हम एक साथ पढ़ेंगे। ये सारी धाराएं आपस में जुड़ी हुई हैं और ये किसी कृत्य के ज्वाइंट लायबिलिटी के बारे में बात करती है। तो आइए अब देखते हैं एक एक करके। धारा 34, एक्ट डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। इस सेक्शन को हम सिर्फ कॉमन इंटेंशन से ही याद रखते हैं, यानी कि सामान्य आशय। सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। इस धारा के अनुसार जब कई व्यक्तियों के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए कई लोगों द्वारा एक आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति उस अधिनियम के लिए उसी तरह उत्तरदायी होंगे जैसे कि यह अकेले उसके द्वारा किया गया था। धारा 34 को अच्छे से जानने के लिए हम ऑब्जेक्टिव और इसके प्रिंसिपल को जानेंगे। तो आइए जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में।
ऑब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य, एक विशेष उद्देश्य का होना, यह उद्देश्य आपराधिक कार्य से जुड़ी हो, उस कार्य में एक से अधिक व्यक्तियों का शामिल होना, सभी का आशय सामान्य हो और कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया है, ये इसका उद्देश्य है। और इस धारा का प्रिंसिपल है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 किसी विशेष अपराध के लिए नहीं बताती है, यह केवल साक्ष्य के नियम का पालन करता है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य इरादे से अपराध करते हैं तो प्रत्येक को संयुक्त रूप से उत्तरदायी माना जाता है। अर्थात इसके प्रिंसिपल को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि यह सेक्शन अपने आप में किसी प्रकार का दंड का प्रावधान नहीं करती है, यह अन्य सेक्शनों के साथ मिलकर अपराधियों के संयुक्त दायित्व के बारे में बात करती है। अब इस सेक्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वादों को हम जानते हैं और वो वाद आपका पीटी के एग्जामिनेशन और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आइए एक एक करके उन वादों के बारे में बात करते हैं। कॉमन इंटेंशन से जुड़ी पहला महत्वपूर्ण वाद गणेश सिंह वर्सेस राम राजा 1863 है। इस वाद के अनुसार जहां कई व्यक्ति एक समान उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामान्य आशय के साथ जाती है तो प्रत्येक और हर व्यक्ति अपने सामान्य उद्देश्य के निष्पादन और आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे के कृत्यों के लिए जिम्मेदार या लायबल हो जाते हैं। यानी कि इस केस को देखने से हमें पता चलता है कि आपने या व्यक्तियों के समूह ने पूरे अपराध में भाग लिया हो या ना लिया हो, या सिर्फ उस अपराध के किसी एक भाग में उसने अपना सहयोग दिया हो, तो भी वो पूरे अपराध के लिए लायबल होगा। आइए अब इससे जुड़ी दूसरी मुख्य केस के बारे में जानते हैं। महबूब शाह वर्सेस एम्परर AIR 1945 प्रीवी काउंसिल पेज नंबर 118 है। इस वाद में महान न्यायाधीश ने कहा कि सामान्य उद्देश्य का अर्थ पूर्व नियोजित योजना से या मस्तिष्क के पूर्व मिलन या जो तय किया गया है उसका आदान प्रदान करना है। इस धारा से जुड़ी अगला सबसे महत्वपूर्ण केस है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर AIR 1924 प्रीवी काउंसिल पेज नंबर 1। इस वाद को शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस मर्डर केस और पोस्टमास्टर केस के नाम से भी जानते हैं। इस वाद में महान न्यायाधीश के द्वारा कहा गया था कि धारा 34 के प्रावधान तब लागू होते हैं जब अभियुक्त व्यक्ति सक्रिय योजना के निष्पादन में सक्रिय रूप से भाग लेता है। यहाँ सक्रिय भागीदारी का अर्थ यह नहीं है कि सभी को अपराध के सटीक स्थान पर आपराधिक कार्य करना चाहिए, अर्थात वह व्यक्ति किसी भी भाग में अपना योगदान दे सकता है। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि ABC तीनों मिलके चोरी करने की योजना बनाते हैं, जिसमें A और B चोरी करने के लिए एक मकान के अंदर जाता है, लेकिन C बाहर में खड़ा रहता है ये देखने के लिए कि क्या कोई आ तो नहीं रहा है। तो C ये नहीं कह सकता है कि मैं तो सिर्फ खड़ा था, मैंने इसमें किसी प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया है, अतः मैं अपराधी नहीं हूं। कोर्ट ये नहीं मानेगी, क्योंकि वह सामान्य आशय से ग्रसित था, यानी कि उन लोगों का एक उद्देश्य था चोरी करना और उसमें उसका भाग था पहरा देना। तो यह कह के नहीं बच सकता है
कि मैं तो सिर्फ पहरा दे रहा था, मैंने किसी प्रकार का कोई कार्य या कृत्य नहीं किया है। यहां तीनों लायबल होंगे और तीनों को अपराधी घोषित किया जाएगा। ज्वाइंट लायबिलिटी से रिलेटेड मैं एक अन्य वीडियो बताऊंगा जिसमें सेक्शन 34, 149, 120B और आर्म्स एक्ट 53 के बारे में विस्तार से बात करूंगा। ये सारे सेक्शन ज्वाइंट लायबिलिटी से जुड़ी हुई है। आइए तो अब हम अगला सेक्शन 35 के बारे में बात करते हैं। 35 कहता है, जब किसी ऐसा कार्य इस कारण आपराधिक है कि वह आपराधिक ज्ञान या आशय से किया गया है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई कार्य उस इरादे या ज्ञान के साथ किया जाता है जो आपराधिक है, तो उस कार्य के लिए सभी उसी प्रकार दायित्व के अधीन होंगे मानो उन्होंने वह कार्य अकेले ही किया है। अगला सेक्शन 36 है। 36 इफेक्ट काउज्ड पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। यह धारा 32 की अनुपूरक धारा है। इसके अनुसार यदि कोई अपराध अंशतः कार्य द्वारा तथा अंशतः लोक द्वारा किया गया है, तो इसका परिणाम वैसा ही होगा मानो कि वह केवल कार्य द्वारा या केवल लोक द्वारा किया गया है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। माना कि ए दूसरे व्यक्ति बी को अंशतः पीट के और अंशतः उसे भूखे रख के मार देता है, तो माना जाएगा कि उसने या तो भूखे रख के या तो उसे पीट के मार दिया और उस पर हत्या की चार्ज लगेगी। सेक्शन 37 किसी अपराध को गठित करने वाले कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग। इस धारा के अनुसार जब कई कार्य इस प्रकार किए गए हैं कि अनेक संयुक्त परिणाम में से कोई अपराध घटित हो, तो उन सभी को जिसने इस अपराध में अंशतः या पूर्णतः भाग लिया है, सभी को समान रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा, जैसे कि उसने अकेले ही वह अपराध किया है। इसे एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक व्यक्ति ए ने बी को पीटा, सी ने बी को बांध के रख दिया और डी ने बी को भूखा रखा। इसमें बी की मृत्यु हो गई। यहां ए सी डी के अलग अलग कृत्य से बी की मृत्यु नहीं होती, परंतु ए सी डी के संयुक्त कृत्य से बी की मृत्यु संभव है। अतः ए सी डी तीनों को हत्या के लिए दोषी माना जाएगा। यहां धारा 36 और 37 के बीच के अंतर को समझ लेना चाहिए। धारा 36 में एक ही व्यक्ति द्वारा कार्य और लोक के द्वारा किसी अपराध को किया जा रहा है, परंतु सेक्शन 37 में कई व्यक्ति द्वारा अंशतः या पूर्णतः अपराध में भाग लेके उस अपराध को किया जा रहा है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि सेक्शन 36 में अकेला व्यक्ति द्वारा अंशतः कार्य और अंशतः लोक द्वारा अपराध किया जा रहा है, और 37 में कई व्यक्तियों द्वारा या तो वो व्यक्ति पूर्णतः पूरे अपराध में अपना योगदान दे रहा है या उस अपराध के किसी भाग में अपना योगदान देके उस अपराध को वो कर रहा है। तो इसमें सभी व्यक्तियों को या तो उसने कुछ भाग में सिर्फ अपना योगदान दिया है या पूरे भाग में अपना योगदान दिया है, ज्वाइंट लायबिलिटी का गठन करती है। आइए अब इस वीडियो की अंतिम धारा 38 को देखते हैं, जिसमें आपराधिक कार्य में संपृक्त व्यक्ति विभिन्न अपराधों के दोषी हो सकेंगे।
अर्थात धारा 38 उस दशा में लागू होती है जहां कोई अपराध कृत्य अनेक व्यक्तियों द्वारा मिलकर किया गया हो, लेकिन उस कृत्य को करने में उसका आशय भिन्न भिन्न हो। अर्थात इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं कि कोई एक व्यक्ति आर है जिसकी दुश्मनी ए और बी दोनों से है, और ए और बी दोनों की इंटेंशन है कि उसे मारे। तो ए आता है, आर को पीट के चला जाता है, और कुछ देर बाद बी आता है और वो भी आर को पीट के चला जाता है। यहां पर ए और बी आपस में कभी भी विचार विमर्श नहीं करते हैं कि आर को पीटना है, और यह भी है कि ए के अकेले पीटने से या बी के अकेले पीटने से आर की मृत्यु नहीं होगी, लेकिन दोनों के पीटने से आर की मृत्यु हो जाती है। तो इस स्थिति में ए और आर दोनों पृथक या अलग अलग लायबल होंगे। इस वीडियो में हमने ज्वाइंट लायबिलिटी के बारे में जाना, जो कि आईपीसी की चैप्टर 2 सेक्शन 32 से 38 में दी गई थी। अब हम अगला जो 39 से लेके 52A तक की सेक्शन है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें